जी बुखारी साहब, फाइनली ईरान ने बहुत बड़ा जो है वो अपने उनका जो इनिशियल पॉइंट था उससे स्टैंस था उससे पीछे हटे हैं और यूरेनियम अफजूदगी 3.6% करने पर आमादगी जाहिर करती है। दिस इज़ एग्जैक्टली जो 2015 की न्यूक्लियर डील के अंदर था। अब क्या अमेरिका इस पर एग्री होगा या नहीं? देखिए, मुझे जो कुछ लग रहा है वो ये है कि अब अमेरिका और ईरान के बीच तो कुछ ना कुछ मुआहिदा होने वाला है जी, लेकिन इसराइल के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। लिहाजा आपने देखा इस मुज़ाकरात के दौर के ऊपर जितने कमेंट्स हैं वो सारे इजरायली या अखबार के हैं या इसराइली एहलकार के हैं या इसराइली अहदेदार के हैं या नेतन्याहू के। हाँ जी। तो कहने का मतलब ये है कि जो बुनियादी इशू था वो था न्यूक्लियर, जौहरी चाहे अफसूदगी थी चाहे न्यूक्लियर प्रोग्राम था। अमेरिका की ख्वाहिश ये थी कि ये जो लेवल है इस वक्त अफसूदगी का इसको लो किया जाए। आप मुझे बताएं, अगर 60% पे वो कर रहे थे और 3.6 पे खुद ही आ गए हैं तो इससे आगे तो फिर बंद ही करना है ना। तो मैं समझता हूँ ये कि इस मसवदे में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि रीगन की बात समझ में आ जाए कि उन्होंने हमारी बात मान ली है। जब आप बुनियादी तौर पर इतने बड़े इशू के ऊपर दूसरी तरफ से पॉजिटिविटी देखते हैं तो फिर आपको भी बहुत गौर व गौस करना पड़ता है अगला मुतालबा करते हुए। ये तो बात है अमेरिका और ईरान के बीच, जो मुज़ाकरातकार हैं उनकी तरफ से विटकॉफ हैं, उनके साथ उनके दामाद साहब हैं, इधर से इराकची हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे यूँ लगता है कि कोई ना कोई पेशरफ्त इसके ऊपर होगी और इजराइल को वो परेशानी ला के उसके ऊपर। ठीक है जी। अब उनका मुतालबा क्या है? अब उनके दो मुतालबे हैं नए जो वो इसके अंदर टक इन करना चाह रहे हैं। एक तो ये कि जो अफसूदा शुदा यूरेनियम ईरान के पास है उसको उनके मुल्क से बाहर मुंतकिल किया जाए, जिसके ऊपर ईरान न कभी पहले राज़ी हुआ था, न अब राज़ी है और न कभी राज़ी होगा। ठीक है जी। और दूसरा उनका मुतालबा ये है कि ये जो मिसाइल हैं आपके, खुदा के लिए इसकी रेंज कम करें। खौफ तो है ना, खौफ सिर्फ इसराइल को नहीं है, खौफ तो अमेरिकन को भी है। हाँ जी, वो कल तो आप देखिए जेडी वैंस हों, रूबियो हों, उनके चीफ ऑफ स्टाफ हों, जो भी है वो बात तो मिसाइलों की कर रहे हैं ना, चाहे ढके छुपे अल्फाज में कर रहे हैं चाहे सीधी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पहली दफ़ा ये एहसास हुआ है कि लीव अलोन इसराइल। अब तो हमारे सारे अड्डे सिर्फ मशरिक़ वस्ता में नहीं, इवन आउटसाइड ऑफ दैट, यानी यूरोप में जो अड्डे हैं वो भी अब विद इन द रेंज ऑफ द मिसाइल। यहाँ तक भी बात जो है अमेरिका शायद बर्दाश्त कर लेता, लेकिन जो ट्रंप ने कहा कि उनके पास तो वैसे मिसाइल हैं, जिसकी तस्दीक की है वैंस ने भी और उसने रूबियो ने भी, कि जो मिसाइल अब उसके पास हैं वो तो अमेरिका उसका निशाना है, वो तो अमेरिका भी अब उसकी रेंज में है। बिल्कुल, आई कैन अंडरस्टैंड, दिस इज अ सीरियस कंसर्न। लेकिन उन्हें ख़तरा सिर्फ उसी सूरत में होना चाहिए जब वो ईरान पर हमले में पहल करेंगे। बार बार ईरान ये कह रहा है we will not fire the first bullet, but if first bullet is fired at us, then the option is our कि how do we react। जी। लिहाजा अमेरिका को एक तसल्ली होनी चाहिए कि ईरान के एग्रेशन के डिज़ाइंस नहीं हैं, डिफेंस के डिज़ाइंस हैं जो कि किसी भी कौम को, चाहे वो इतनी बड़ी है चाहे वो इतनी बड़ी है चाहे वो इतनी सी है, ये उसका हक है कि वो अपने आप को, अपने फ्रंटियर्स को डिफेंड करे। जी। तो मुझे ये मुज़ाकरात कुछ नतीजा खेज होते दिखाई देते हैं। लेकिन बुखारी साहब, इससे तो अगर मुज़ाकरा ये जो मुसव्विदा ईरान ने पेश किया है इसमें तो दोनों साइड्स को अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस जाना पड़ेगा। अमेरिका को 2015 की न्यूक्लियर डील के ऊपर वापस जाना पड़ेगा और फिर ईरान ने तो एक जंग लड़ ली इस बात के ऊपर कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। अमेरिका ने इसराइल बराह रास्त स्ट्राइक्स की। जिस वक्त मुज़ाकरात की नौबत आ जाती है ना दो मुल्कों के बीच, फिर इसका नतीजा एक ही सूरत में निकलता है, एंड दैट इज़ गिव एंड टेक। आप कुछ अपनी पोजीशन छोड़ते हैं और दूसरे को थोड़ी सी गुंजाइश देते हैं जी। अगर इसमें गिव टेक ही नहीं होना तो फिर तो ये डिक्टेशन है। डिक्टेशन तो ईरान जैसा मुल्क एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अमेरिका को भी अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ेगी अगर वो चाहता है कि ईरान उनके लिए गुंजाइश पैदा करे। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जी। ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरी बात ये है, लगता है कि अमेरिका ऐसा कुछ करने जा रहा है बिकॉज हम जो पोस्टरिंग देख रहे हैं, जो अल्फाज देख रहे हैं, जो बयानात देख रहे हैं, उनसे तो मुतालबात बढ़ते जा रहे हैं, कम होने के बजाय। मैंने आपको बुनियादी मुआशरे में दो अफराद के बीच से लेके दो कुव्वतों के जो एक दूसरे के ऊपर जंग करने के लिए आमादा हूँ, एक बात बताई थी कि हमेशा कोशिश ये होती है कि दूसरे को डराओ और ज़्यादा डराओ। तो ये उसी तरह की बयानबाजी है, इसको आप एक तरफ रखें। अगर उन्होंने हमला ही करना है, अगर वो समझते हैं कि ईरान बड़ा वल्नरेबल है, तो फिर ये मुज़ाकरात का ड्रामा करने की ज़रूरत ही नहीं है ना 5वीं दफ़ा।
जो वो टेबल के ऊपर आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका भी ये समझता है कि ईरान के साथ पंगा सस्ता नहीं पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात ये कि जैसा मैंने कहा कि जो मुसव्वदा है इस वक्त जो हैंडओवर हुआ है, उसके अंदर और भी गुंजाइशें हैं। एक जो सबसे बड़ी गुंजाइश है जो मेरे ख्याल से बैकडोर के नतीजे में सामने आई है, वो ये कि ईरान ने कहा है कि मैं अपना प्रोग्राम, जौहरी प्रोग्राम जो है 7 साल के लिए मुअत्तल करने पर तैयार हूँ। दैट मीन्स 7 साल तक कोई यूरेनियम की अफसूदगी नहीं होगी जी। अब इसराइल ने यहाँ भी पंगा किया है, वो कह रहे नहीं जी इसको 10 साल करें। हाँ जी, वो कह रहे हैं अमेरिका चाहता है कि 10 साल करें। वही ना, अपनी टिप्स दे रहे हैं ना, अपनी जुबान से फीलर्स फेंक रहे हैं। हाँ जी, पुटिंग द वर्ड्स इन द माउथ ऑफ अमेरिका। एब्सोल्युटली। सो कहने का मतलब ये है कि मुझे पता नहीं क्यों, आई कैन बी रॉन्ग, मतलब है अमेरिका से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अमेरिका अगर कोई गलती करेगा तो उसके नतीजे में ईरान से भी आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी पॉजिटिविटी नज़र आ रही है कि शायद ये कॉन्फ्लिक्ट जो है अवॉइड हो जाए किसी भी समझौते की सूरत में। ये मेरा ऑप्टिमिज्म है, कह लीजिए आप इसको, या मेरी ख्वाहिश है, जो भी मर्जी कह लें। एक तो ये है। दूसरी तरफ ये है जी कि इसराइल का मीडिया जो है वो मुसलसल इस किस्म की खबरें टेलीविज़न पर भी, अखबारात में भी फैला रहा है कि जो कुछ अब तक ईरान ने किया है या जो कुछ ईरान करना चाहता है काफ़ी नहीं है, और अमेरिका जो है वो ईरान के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। ये वो सारी फोर्सेस हैं जो किसी भी होने वाली इवेंचुअलिटी को सबोटैज करना चाहती हैं। जो इसराइली मीडिया है वो इसके लिए जाना जाता है। इस तर्ज की और इस किस्म की दरफुंदरियाँ छोड़ते हैं वो, कि जिसका ना आगे कोई पैर होता है ना पीछे कोई पैर होता है। एक और भी तो मसला है कि यूरेनियम की, जैसे आपने बात की कि बैरून मुल्क मुंतकली, उसे तो ईरान इनकार करता रहा है, ऑल्दो वो इस बात पर तो एग्री हो गए हैं कि वो अपना यूरेनियम डिल्यूट कर देंगे, तो क्या इसके ऊपर अमेरिका एग्री होगा या नहीं? देखिए, डिल्यूट करने का मतलब ये है कि वो अपने अंदर रखते हुए उसको कुछ ना कुछ उसका इस्तेमाल कर लेंगे, उसको जस्टिफाई कर देंगे कि ये हम यहाँ पर इसको, ताकि आपके खतरात कम हो, कि हम इसको न्यूक्लियर बम बनाने की बजाय दीगर जगहों पे इस्तेमाल करते हैं। दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड दिस डाइल्यूट करने की सेंस में। अब आगे आने जनाब एक और झगड़ा है इसराइल और अमेरिका के बीच। अमेरिका के जो पॉलिसी साज है या जो उनके डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो इसराइल पहले हमला करे ईरान पे। उनका कहना यह है कि उसके जवाब में ईरान जो है वो अमेरिका के अड्डों को निशाना बनाएगा। इसराइल को तो बनाएगा ही, लेकिन अड्डों पर भी हमलावर होगा, जैसे कि वो कह चुके हैं जी। उस सूरत में अमेरिका के पास एक जवाब मुहैया हो जाएगा अपनी अवाम को ये बताने का कि देखिए हमारे अड्डों पर हमले हो रहे हैं, अब तो हमें इस जंग में जाना पड़ेगा। इसमें 2 इशारे हैं। एक इशारा ये है कि अमेरिकी अवाम जो है वो खालिसतन ईरान के खिलाफ हमले को जायज़ नहीं समझते, इसलिए उनको फिक्र रहा कि कोई ना कोई जवाब मुहैया होना चाहिए। इसराइल जो वो भी सियाना है, उसका ख्याल ये कि मैंने पहल की, कहीं ऐसा ना हो मेरी ऐसी तैसी हो जाए और अमेरिका बहादुर जो है, क्योंकि अमेरिका बहादुर के ऊपर ट्रस्ट करना तो वो मुश्किल है ना। पूरी तारीख उठा के देख लीजिए, द मोस्ट अनट्रस्टवर्दी, द मोस्ट अपॉर्चुनिस्ट नेशन अगर कोई है तो दे आर द अमेरिकन्स। वो अब मैं भी डीप इसकी हिस्ट्री में जाऊँगा, अमेरिकन आर नो नेशंस, वो कभी भी नेशन नहीं रहे। ये तो सारे उन भगौड़ों ने जो यूरोप से सजाएं जिनको होती थी वो भाग भाग के जाके अमेरिका आबाद किया था, ये किसको नहीं पता। तो उनके अंदर नेशनहुड कभी आ ही नहीं सकती। या उन्होंने ब्लैक्स को मारा है जिस तरह ऑस्ट्रेलियन एब्रिजियंस को मार रहे हैं, ये तो इनकी मॉडर्न सोसाइटी है, इसका जितना भी रोना रोया जाए वो कम है, किसी और वक्त के लिए उठा रखते हैं। एनीवे, दूसरी बात ये है कि अमेरिका ये कहता है कि या ये हो कि किसी तरीके से ईरान अमेरिका के इंटरेस्ट को हिट कर दे ताकि हमारे पास वैलिड जवाब हो कि जी हम तो अपने दिफा में जा रहे हैं। तो ये एक कंट्रडिक्शन कह लीजिए आपको, कंट्रोवर्सी कह लीजिए आपको, कशीदगी कह लीजिए, जो मर्जी नाम दे लें, ये अमेरिकन और इजरायली लीडरशिप के बीच मौजूद है। बुखारी साहब, आपको लगता है कि ये इनके दरमियान कोई इख्तलाफ है या फिर ये एक सोची समझी साजिश है, जिस तरह से लास्ट ईयर किया गया कि इसराइल ने पहले हमला किया और कुछ दिन वो जो है वो दोनों साइड से जंग जारी रही, फिर एट द एंड अमेरिका इन्वॉल्व हो गया बराह रास्त उस जंग के अंदर, तो क्या इस दफ़ा भी वही उसी किस्म का कोई मॉडल इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है? और ये इस किस्म का मॉडल तो अमेरिका इम्प्लीमेंट करने का सोच भी नहीं सकता। आपको मैं याद दिलाऊं ट्रंप के अल्फाज उस सूरत हाल के जब ईरान ने रिएक्ट करके इसराइल को टारगेट किया था जी। आपको भी याद है, मुझे भी याद है, हमने रिपोर्ट भी किया था, उस पर बात भी की थी कि उसने कहा 2 दिन आखिरी जिस तरह ईरानियंस लड़े हैं, आई वॉज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड। इज दैट राइट? बिल्कुल। दैट मीन्स कि इसराइल तक जो ईरानियन मिसाइल की रीच थी या उन्होंने जो ग्राउंड पर जो तबाही मचा, वो तो
बकौल शेर अफजल मतलब कि वो आयरन डोम तो बढ़ गया, हाँ जी, तो वो तो कहीं नहीं है, उसका तो भुरकस निकाल दिया, उसका कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया, वो पूरा जो एक हवा बना हुआ था वो डाइल्यूट हो गया है। और दूसरी बात यह है कि मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया था, फिर कह रहा हूँ, ईरान ने बड़ी स्ट्रेटजी के साथ आयरन डोम का बेड़ा गर्क किया। उसने पहले सस्ते मिसाइल जो होते हैं ना, जो $5000 का बन जाता है, वो भेज के उनके जितने भी मिसाइल थे उनको डिस्ट्रॉय करने के वो एग्जॉस्ट करवा दिए। और जो ही देखा कि अब वहाँ से हमारा मिसाइल गया, इंटरसेप्शन कम हो गए, तो देन दे यूज द रियल मिसाइल, जिसने फिर जो बर्बादी की है। हैरत यह है कि मगरबी मीडिया काफ़ी बेगैरत है, हमेशा से है, कोई ताज़ा नहीं है। काश वो सारे इमेजेस जो हैं इसराइल के वो भी दुनिया को दिखाते कि क्या हुआ है वहाँ। आप देखिए तफसील, मुझे एक डिफेंस के एक्सपर्ट्स जो है वो बता रहे थे, चाहे उनका मिलिट्री हेडक्वार्टर था, चाहे उनका इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर था, चाहे उनके फौजी हॉस्टल्स थे, चाहे उनकी बैरक्स थी, कुछ बचा नहीं है तल अवीव में। तो कहने का मतलब ये है कि आई डोंट थिंक इफ अमेरिका और इसराइल बोथ वुड लाइक दैट काइंड ऑफ ए वॉर, जहाँ इसराइल सफ़ाए हस्ती से मिट जाए। बकौल अहमदीनेजाद जो प्राइम मिनिस्टर थे, नहीं सदर थे ईरान के, उन्होंने कहा था हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, दिस इज इररिलेवेंट, हमारा जो भी होगा वो हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन इसराइल नाम की कोई चीज़ सरजमीन पे रहेगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको ईमानदारी से समझता हूँ, अमेरिकन भी अब ये समझते हैं कि अगर हमने ईरान को सिंगल आउट किया, अपनी मर्जी से उस पर अटैक किया, तो ये हमारी जो इलीगल एंटिटी है, ये जो नाजायज औलाद है नेतन्याहू, इस समेत इसराइल का कुछ नहीं बचेगा। अगर इतना ही इजी होता रिजीम चेंज करना ईरान के अंदर, तो वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन कोई उन्होंने ना उसके बारे में बात की थी और रात गए और वेनेजुएला के सदर को उठा कर ले आए, उस तरह का कोई ऑपरेशन कर लेते। पहली बात तो ये है, यहाँ मेरे ख्याल से लोगों को बता देना बहुत ज़रूरी है, रिजीम चेंज की ख्वाहिश इसराइल और अमेरिका दोनों के दिनों में 47 बरस से है। 1979 जब ईरान में रेवोल्यूशन आया था, आज तो 10 साल गल्फ वार लड़ी पूरी दुनिया ने, अमेरिका वेस्ट सबके फौजी ऑन द ग्राउंड, विद द मिलिट्री बूट्स ऑन द ग्राउंड, विद द फुल फ्लेज एयर फोर्स, विद द टोटल नेवल, ये इसीलिए कहते हैं ना कि दूसरा बड़ा इज्तिमा है अमेरिकी बैरिया का आफ्टर दैट गल्फ वॉर। तो क्या कर लिया था 10 साल में? उस वक्त तो ईरान किसी काबिल ही नहीं था, डिस्ट्रॉयड था, डिस्ट्रक्टेड था, इतने लोगों की जाने गए, पता नहीं 35 के 36 लाख लोग उस रेवोल्यूशन की नज़र हुए थे। तो क्या हुआ? तो कहने का मतलब ये है, ईरानियंस आर ए हार्ड नट, दे आर नॉट इजी प्रे टू एनीवन। खैर साहब, अगर अमेरिका ये मुसव्विदा जो ईरान ने जो पेशकश की है कि अपना यूरेनियम 3.6% तक कर लेगा, अगर अमेरिका ये मान लेता है और इसके ऊपर डील हो जाती है, तो कितनी देर पाओगी? क्योंकि अब इश्यूज तो बहुत सारे खड़े हो रहे हैं इन दोनों मुल्कों के। देखिए, इसके नतीजे में ये ईरान ने जो कुछ मुसव्विदा दिया, इसके प्रोवाइजोज भी हैं बहुत सारे जो अभी फोकस में नहीं है, लेकिन मैं एक दो की जो मेरे इल्म में है उसकी बात कर देता हूँ। एक तो इराकची ने कहा है कि हमने मुसव्विदा भी दे दिया है, हमने अपनी जो हम पेश कर सकते थे वो भी पेश कर दिया है, लेकिन इस पर बात आगे बढ़ने से पहले इस खित्ते से सारी फौजों को वापस जाना होगा। ये जो थ्रेट बिल्ड किया गया है ये ख़त्म करना होगा। नॉट ओनली दिस, जितनी पाबंदियां हैं ईरान के ऊपर वो ख़त्म करनी पड़ेंगी। यू सी, ये दिस इज़ नॉट ए स्वीट ऑफर टू द अमेरिकन्स, इट इज़ ए कैलकुलेटेड, वेल थॉट आउट सोल्यूशन। तो कहने का मतलब ये है कि दिस इज नॉट वन साइडेड। मैंने पहले कल भी कहा था, ईरानियन आर नॉट ए नेशन टू हुम यू कैन डिक्टेट। ठीक है जी, बिल्कुल। भाई साहब, प्रॉक्सीज के इशू के बगैर और बैलिस्टिक मिसाइल्स को डिस्कस किए बगैर अगर कोई डील होती है सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर, तो क्या वो लॉन्ग लास्टिंग होगी और सस्टेन करेगी, या फिर 2015 की डील तक की तरह का जब भी कोई प्रेसिडेंट आएगा यूएसए का जो नहीं चाहेगा तो वो उस डील से आराम से निकल जाएगा? देखिए, ये जो भी मुआहदा होने जा रहा है उसके गारंटर्स होंगे, दोनों साइड को उसकी गारंटी दी जाएगी। ईरान ने कभी ये एम्बिशन जाहिर नहीं किया कि मैं अमेरिका के ऊपर हमलावर होना चाहता हूँ, या मैं वेस्ट के ऊपर हमलावर होना चाहता हूँ, या मैं यूरोप के ऊपर हमलावर। कभी सुना आपने? Never. उन पर कभी किसी ने ये इल्ज़ाम भी नहीं लगाया। देयरफॉर अमेरिका एंड वेस्ट एंड इट्स एलाइज, दे आर ऑल सेफ। हाँ, अगर आप उनके साथ पंगा करेंगे तो वो उसने वाजे कर दिया कि मेरा फिर जहाँ जहाँ दिल करेगा वहाँ वहाँ गुदगुदी करूँगा मैं आपको, चाहे वो आपके अड्डे हों इस खित्ते में, चाहे वो आपके अड्डे हों यूरोप में और एल्सवेयर, दे विल ऑल बी माई टारगेट। और ये बात अमेरिकन को समझ आ गई है कि ये खाली वो जो कहते हैं ना, ये गीदड़ भभकी नहीं है। व्हाट ईरान सेज इट मीन्स। ये तो बात बिल्कुल मेरे ख्याल से रोज़े रोशन की तरह से वाजे है। एक बात। दूसरी बात ये है कि जी अमेरिकी जो नायब सदर हैं
उनका कहना है कि देखें एक सांस में दो बातें कर रहे हैं। उनका कहना है कि जी हमारी पहली तरजीह जो है वो तो डिप्लोमेसी है। कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? बिल्कुल कह रहे हैं। यही बात रूबियो ने भी कही हाँ है, जी, उनकी ये बात ऐसी ट्रंप ने भी कही है। तो कुछ तो है ना जो वो सफारतकारी के ऊपर इतना फोकस डाले हुए हैं, इतना स्ट्रेस दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सफारतकारी ना होने की सूरत में इजी ऑप्शंस नहीं है। वो है ना पंजाबी ज़बान का प्रोवर्बियल शेर है, फिल्म थी एक बहुत पुरानी फिल्म है शेख इकबाल की, वो कख नहीं रहा साडा ते तीला नहीं रहने देना ਤੁਹਾਡਾ। ईरान तो इस स्ट्रेटजी पे काम कर रहा है। तो जिसको जो कहे कि इट्स ए क्वेश्चन ऑफ डू एंड डाई फॉर मी, उसको आप कैसे डरा सकते हैं? उसको बिल्कुल नहीं डरा सकते। ठीक हो गया जी। दूसरी बात यह कि जी ईरानी जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने थोड़ा सा इस मुसवदे की भी एक्सप्लेनेशन दी है कि व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट, और कुछ उन्होंने ये 2-3 इशारे भी किए हैं अमेरिकन को, उसका तज़किरा बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि इस पूरे खित्ते में हमारे मुसलमान और अरब दोस्तों ने हमें यकीन दहानी कराई है कि हमारी सरजमीन, हमारी बहरिया यानी हमारे वाटर्स और हमारी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं होंगी ईरान के ख़िलाफ़। कभी किसी ने गौर किया कि व्हाट इट मीन्स सीरियसली? ये अड्डे काहे के लिए कायम किए थे? ये तो उन्होंने का प्लान तो पुराना है ना कि यहाँ के तेल के ज़खायर के ऊपर कब्ज़ा किया जाए और फिर अमेरिका बादशाह है पूरी दुनिया में। तो अगर वो ममालिक और वो रियासतें कह रही हैं कि नो प्लीज़ डोंट यूज़ देम, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये इराक़ची ने बिला वजह नहीं कहा, एक बात। दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि अगर टेबल के ऊपर बात तय नहीं होती मुज़ाकरात में और हमें टारगेट किया जाता है तो फिर हम लड़ेंगे और जी भर के लड़ेंगे। हाँ जी, बुखारी साहब, जो ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि अगर ईरान की जानिब से अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया जाता है तो वो उन अरब मुल्कों के सॉवरेनिटी के ऊपर चैलेंज है। उसके बारे में उसने वजाहत दी है इराक़ची ने। उसने कहा हमने कतर पे हमला किया था। हमले से पहले मैंने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को फ़ोन करके कहा कतर के जी कि हमारा मकसद आपके ख़िलाफ़ हमला करना नहीं है और हम जहां अड्डा है उसको कतर की सरजमीन नहीं समझते हैं, दुश्मन की सरजमीन है। वो कहते हैं हम इसी तरह का मैसेज बाकियों को भी देंगे। हमारा टारगेट वो ममालिक नहीं है, वहाँ की हुकूमतें नहीं हैं, लेकिन जहां अड्डे कायम है वो ज़रूर है। दैट मीन्स आवर टारगेट इज़ अमेरिकन्स। बिल्कुल। बुखारी साहब, अगर इस मुसव्विदे के ऊपर डेडलॉक हो जाता है तो व्हाट मोर ईरान कैन ऑफर? और अमेरिका की अब तक बात नहीं आ रही है कि अमेरिका ईरान को क्या देगा। ईरान तो इतनी ज़्यादा अपने इनिशियल स्टांस से पीछे हट चुका है। देखिए, वो कहते हैं ना कि पंजाबी विजडम जो है वो सम टाइम इट वर्क्स। ये बात मैं बार बार कह चुका हूँ, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि जिसने हमला करके आपको फतेह करना होता है वो ना तो आपको ढील देता है ना डील देता है, वो तो चढ़ दौड़ता है। तो फिर चढ़ क्यों नहीं दौड़ी? अमेरिका जो इतनी बड़ी कुव्वत है, समझता है कि मैं पूरी दुनिया को फतह कर लूँगा, तो फिर चढ़े क्यों नहीं ईरान पे? इसराइल जो ये कहता था कि सेंटिटी को ख़त्म कर देना चाहिए, उसने क्यों जरूरत नहीं की दोबारा? बुखारी साहब, इसके बारे में तो कुछ ओपिनियन ये भी है, कुछ लोग ये भी ख्याल करते हैं कि ये टाइम बाय किया जा रहा है मुज़ाकरात के थ्रू, क्योंकि ग्राउंड प्रिपरेशन अभी पूरी है। एट द सेम टाइम आप टाइम दुश्मन को भी तो दे रहे हैं ना कि वो भी अपने पर निकाल के कुछ ना कुछ कर ले। क्या हुआ? वर्बा मिसाइल आए रशिया से और वो चाइना वाले सुपरसोनिक आए एंटी शिप्स। तो आप दूसरे दुश्मन को ये तो ना समझे ना कि वो चुप करके बैठा है, वो भी अपने इंतजाम कर रहा है ना। उसके पास जो एयर डिफेंस सिस्टम्स आए हैं नए, मैंने कहा था ना आपको, आप मेरी बात को अहमियत नहीं देती। मैंने कहा था कि ईरान इज़ नॉट दैट ईरान ऑफ जू। जी बिल्कुल, आपने तो शुरू से ये मैनिफेस्ट किया और ये हो गया फाइनली, जब ग्राउंड पे कोई इस तरह की। अभी एक बात रह जाएगी, आपको मैं जाने नहीं दूंगा जनाब। अभी वो जो बेंजामिन साहब हैं, वो न्यूटन याहू जो साहब हैं, उनके पास मोदी साहब पहुंचे हुए हैं। इन दो में दो चीज़ें कॉमन हैं। एक तो ये कि बुनियादी तौर पर एक सेवनी माइंड सेट का है और दूसरा आरएसएस माइंड सेट का है, जिसको हिंदुता कहते हैं। दोनों का एक दुश्मन कॉमन है, वो है मुसलमान। ना पाकिस्तानी मुसलमान, ना ईरानी मुसलमान, ना इराकी मुसलमान, जस्ट मुसलमान। जहाँ भी मुसलमान होगा ये उसको तहस नहस करने की ख्वाहिश रखेंगे। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये अलग बात है। इसलिए कि अभी हाल ही में हमारे हाथों जो जूतियाँ खाई हैं मोदी ने, और जो उसकी जिल्लत हुई है उसके अपने मुल्क में, उसकी अपनी सियासी जमातों के हाथों, वो सबके सामने है। यही हाल नेतन्याहू का भी होने वाला है। हाउएवर, दो बातें बहुत ज़रूरी हैं इस हवाले से। एक तो उन्होंने वो जो वहाँ की पार्लियामेंट उसको एड्रेस किया है, कैंसेट कहते हैं उनको, या कनेस्ट कहते हैं, उसका उन्होंने द स्पीकर ऑफ द कनेस्ट का एजाज़ भी दे दिया उनको, और वहाँ उन्होंने तकरीर भी की है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। लेकिन दो बातें जो हैं
वो बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि हम एक इत्तेहाद बनाने जा रहे हाँ हैं, जी। आहनी इत्तेहाद कहा है उन्होंने इसको, दहशत गर्दों के खिलाफ। और जैसा मैंने कहा, इन दोनों घटिया इंसानों के नज़दीक सिर्फ दहशत गर्द मुसलमान हाँ जी, वो तो नेतन्याहू बुखारी साहब बहुत कैटेगोरिकली क्लियरली कह चुके हैं कि वो एक रीजनल अलायंस बनाएंगे अगेंस्ट शिया एंड सुन्नी एक्सिस। हैं। वही मैंने कहा ना, मुसलमान, उनकी भी दुश्मनी मुसलमानों से है, इसकी भी दुश्मनी मुसलमानों से है। उसने फ़लस्तीन के खिलाफ जो है इसराइल की मदद की है, इसराइल ने मोदी की और सक्सेसिव गवर्नमेंट की मदद की है भारत जंग में अगेंस्ट द कश्मीरी पीपल। हाँ जी, पाकिस्तान भारत जंग के अंदर भी ड्रोन कहने का मतलब ये है मदद की, कि ये कोई नई बात नहीं है। ये दोनों जो हैं मुसलमानों के दुश्मन हैं और ये दोनों मुंह की खाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप देखिएगा, ज़्यादा वक्त दूर नहीं है। बुखारी साहब, जब ये नेतन्याहू बात करता है रीजनल अलायंस की, तो उसमें और कौन कौन सा मुल्क जो है वो उसके शामिल होने का खतरा है? देखिए, मुसलमानों में से उसके साथ शामिल होने के लिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई तैयार होगा। अगर शाम वाला हो जाए, जो कि नई ईजाद है अमेरिका की, तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अदरवाइज़ कोई मुसलमान मुल्क इसराइल के वज़ीर आज़म के साथ किसी अलायंस का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है। ये तो इसके बारे में कोई इबाम नहीं है। लेकिन बहुत सारे मुल्क हैं, अज़रबैजान है जी, तो इंडिया है, दो तो ये हमारे सामने है ना। एनीवे, वो इत्तेहाद मुसलमानों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप बिल्कुल तसल्ली रखें। लेकिन हमें रहना होगा चुकन्ना। घटिया दुश्मन हो, मीन दुश्मन हो, तो उसके बारे में ज़्यादा अवेयर रहना चाहिए कि वो क्या करना चाहता है और क्या कर सकता है। जी बुखारी साहब, विद द पैसेज ऑफ टाइम मोदी और नेतन्याहू बहुत करीब आते जा रहे हैं। जिस तरह से दौरा हुआ, फिर जिस तरह से वेलकम किया गया, फिर धड़ाधड़ जो ट्वीट्स आ रही हैं, इनके इतना करीब आना और इस दौरे का पाकिस्तान के ऊपर कितना इम्पैक्ट होगा और पाकिस्तान को कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, एक चीज़ पाकिस्तान के बारे में इन दोनों के दरमियान कॉमन है। हिंदुस्तान भी पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का दुश्मन है और इसराइल भी दुश्मन है। मैंने एक दफ़ा प्रोग्राम में कहा था कि 1948 में जब इसको कायम हुआ, भी हार्डली एक साल हुआ था, तो उस वक्त के वज़ीर आज़म ने यह कहा था कि इसराइल का दुश्मन नंबर 1 ना खित्ते में कोई है, दुश्मन नंबर 1 का नाम पाकिस्तान है। 1948 में जब हमें बना हुआ 1 साल हुआ था सिर्फ। तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों में कॉमन एनिमी पाकिस्तान है, इसीलिए इन्होंने एक दूसरे के साथ हाथ जोड़े हुए हैं और एक दूसरे के भाई बने हुए हैं। मरना इन दोनों ने मुसलमानों के हाथों से है। अब वो पाकिस्तान होने जा रहा है या कौन होने जा रहा है या ईरानियन होने जा रहे हैं, वी विल सी व्हेन द टाइम जो अभी सिचुएशन है कि हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हैं और फिर जिस तरह से भारत स्पॉन्सर कर रहा है दहशतगर्दी को भी, फिर हमारे बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर ईरान के अंदर जो हालात हैं, इस टाइम पर पाकिस्तान को क्या स्ट्रैटेजी बनानी होगी? बिकॉज इंडिया तो ऑलरेडी एक साइड पर बैठा है, अफगानिस्तान दूसरी साइड पर हॉस्टाइल बॉर्डर है हमारा, हम ईरान वाला बॉर्डर तो हॉस्टाइल अफोर्ड नहीं कर सकते। देखिए, ईरान वाला बॉर्डर हॉस्टाइल था, अब नहीं है। ये भी ज़्यादा बहुत तकलीफ है अमेरिकन को भी और बाकी सबको भी। दिस इज़ नो लॉन्गर ए हॉस्टाइल बॉर्डर। जिस किस्म के ताल्लुकात हैं, जिस किस्म का एक दूसरे का साथ दिया गया है, मई की जंग में जिस तरह ईरान हमारे साथ खड़ा हुआ और इसराइल की जंग में जिस तरह फिर हम उसके साथ खड़े हुए हैं, किसी को इसके बारे में कोई इबाम नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि अगर ताल्लुकात की नौयत और थोड़ी सी बेहतर हो जाए तो फिर ये तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन तुम्हारा दुश्मन वाली बात हो जाएगी। बिल्कुल बुखारी साहब, आपको लगता नहीं है कि अभी जो सिचुएशन है ऐसा होना चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान विल नॉट सपोर्ट ईरान, इफ ईरान विल फॉल तो नेक्स्ट टारगेट विल डेफिनेटली बी पाकिस्तान। पहली बात तो यह है कि मैं अब ये मानने के लिए ही तैयार नहीं हूँ कि ईरान विल फॉल, बट इफ दैट सिचुएशन विल कम, लेट मी से, वी विल बी वेरी लिथल। जी, हम क्या करेंगे ये दुनिया की तारीख में फिर लिखा जाएगा।